भारत के युवा प्रहरियों को भी हमारा नमन। युवा शक्ति क्या है? कठोपनिषद ने उत्तर दिया, जिनकी ऊर्जा अक्षुण्ण, जिनका यश अक्षय, जिनका जीवन अंतहीन, जिनका पराक्रम अपराजेय, जिनकी आस्था अडिग और संकल्प अटल होता है, वो युवा होता है। ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। जय हो भारत के नए खड्ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभियामी, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। नए भारत के ये युवा सेनानी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न्यू इंडिया के चमकते सूर्य को प्रणाम करते हैं। अब हमारा अनुरोध है रिस्पेक्टेड सचिव युवा मामले एवं खेल मंत्रालय श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आदरणीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, आदरणीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आदरणीय मिनिस्टर स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री निशित प्रमाणिक जी, आदरणीय मेंबर्स ऑफ द जूरी डॉक्टर सत्यपाल सिंह, माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती अनु जे सिंह, वरिष्ठ IRS अधिकारी श्री उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, श्री PC मोदी सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, मंत्रालय के तथा लोकसभा राज्यसभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारीगण जो आज यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे नौजवान साथियों, आज पुनः इस महोत्सव में आपका स्वागत करने का मुझे शुभ अवसर मिला है। आप सभी को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। जैसा कि कल के कार्यक्रम में हमने देखा, पूरे दिन यहाँ पर रौनक रही और सभी प्रतिभागियों ने अपना अपना भाषण यहाँ पर देकर इस हॉल को गुंजायमान किया। इस तरह के जो आयोजन है उसमें युवाओं को जो लाभ होता है वो अभूतपूर्व है। उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मनन कर उसे एक भाषण के रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। अपनी प्रस्तुति के दौरान वे भाषण कला और संचार कौशल में दक्ष हुए। विभिन्न प्रतिभागियों को सुनने और गणमान्य अतिथियों और निर्णायक मंडल के विद्वान सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का उन्हें लाभ मिला। लगभग एक पखवाड़े के भीतर आयोजित इस आयोजन ने अनेक युवाओं को दूरस्थ गांव कस्बों से यात्रा कर भारतीय जनतंत्र के इस मंदिर में अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। विभिन्न स्तरों के विजेताओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली, जो उनके स्वयं के विकास और दूसरों को प्रेरित करने में सहायक होगी। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय स्पीकर महोदय और इतने गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर हमें लाभ हुआ है, और आपने इतना अपना व्यस्त समय है उससे समय निकालकर यहाँ पर आने का कृपा की है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी के विचारानुसार कल हमने एक संध्या का आयोजन किया था, सांस्कृतिक संध्या का, और सारे बच्चों ने भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा प्रदर्शन खूब एंजॉय किया, जिसमें नृत्य और गायन का भी अद्भुत प्रस्तावना वहाँ पर हुई थी, और सबको वहाँ पर शाम का जो माहौल था उसमें काफ़ी आनंद आया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस अवसर को कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए सर हमारा कार्यक्रम विजेताओं को सुनने का है और उसके बाद आपके संग इंटरैक्शन का है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की कल्पना की थी उस प्रकार से कार्यक्रम साकार हो रहा है, और आप युवा जो यहाँ पर आए हैं, आप आगे चलकर भी जो मूल्यों को यहाँ पर आपने सीखा है उसको देश की सेवा में अर्पण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव महोदया। इसे हमारी आदत कहें या संस्कार, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो अपने आदरणीयों का, पूजनीयों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। आज पंचासीन गणमान्यों, आदरणीयों का आशीर्वाद लेने का पुण्य अवसर है। इसी क्रम में हमारा आग्रह है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी से कि कृपया अपनी शुभकामनाएं दें, हम सबको संबोधित करें।
Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State, Youth and Home Affairs, Shri Nishit Pramanik ji, Honorable members of the jury, Secretary General Rajya Sabha, Shri P.C. Modi ji, Secretary Department of Youth Affairs, Srimati Sujata Chaturvedi ji, dear students, ladies and gentlemen, I am extremely delighted and privileged to be present here to welcome all dignitaries and guests, and especially our youth parliamentarians to the valedictory session of the National Youth Parliament Festival 2022. I take this opportunity to congratulate all participants of this nationwide festival, particularly the national champions. I have no doubt in my mind that all our youth parliamentarians present here are the very best, and we see a bright future for all of them in any field of service that they might choose for themselves, but more so if they chose electoral politics with the objective of serving the people of our nation as their representative in Parliament. May I inform my young friends that the seats that you now occupy were once graced by the tallest leaders of our freedom struggle, many of whose portraits now adorn the walls of this historic Central Hall. It was in this very same hall that on the stroke of midnight on 15th August 1947, transfer of power to the people of India took place. These very halls had once reverberated with enlightened discussions on the future of our nation, the nature of our polity, socio-economic emancipation of all Indians to give each of them a life of dignity. The efforts of the members of the Constituent Assembly culminated in the framing and adoption of our Constitution, a remarkable document conceived, drafted, and adopted by Indians, unlike many constitutions that were drafted around the same time in many newly independent nations by foreigners. This Constitution of ours has stood the test of all trials and tribulations faced by a young nation developing at a time fraught with grave uncertainties. This was only possible because each and every Indian took ownership of the sacred document and developed a stake in its perpetuation. That Constitution, formulated in this very hall, is an eloquent testimony to the farsightedness, understanding, and ingenuity of our leaders. I'm sure, being here and having participated in the National Youth Parliament debate, you would continue to be guided and inspired by noble thoughts and lofty ideals in any endeavor that you may undertake. The idea of this festival was mooted by the Honorable Prime Minister with a view to exposing the parliamentarians of tomorrow with nuances of parliamentary procedures and the cut and thrust of debates. Honorable Speaker Lok Sabha deserves to be complimented for his efforts at demystifying Parliament for citizens of this nation through a host of initiatives, of which the opening of the doors of the Central Hall for the National Youth Parliament Festival 2022 is but one. He is of the firm belief that familiarization of the Parliament to the youth will one day encourage at least a few of our young friends present here to take the plunge, as it were, into our national political life and enrich it through their thoughts and action. I take this opportunity to welcome Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur ji, Honorable Minister of State, Shri Nishit Pramanik ji, for giving us this opportunity to host the grand finale of the National Youth Parliament Festival 2022, for which there could not have been a more appropriate
venue. I also take this opportunity to express deep appreciation to Shri P.C. Modi, my colleague and Secretary General in the Rajya Sabha, for providing support and encouragement in organizing the event in Parliament. I'm sure our youth parliamentarians have found the experience during the two-day event here very enriching and rewarding. With these words, I once again thank all the dignitaries and jury who have taken out their valuable time to be present here today. I also express my thanks to Secretary Srimati Sujata Chaturvedi and officers of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India, the Nehru Yuva Kendra Sangathan, and the officers of Pride and Lok Sabha Secretariat for their efforts at organizing this memorable event. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद रिस्पेक्टेड श्री उत्पल कुमार सिंह जी। और अब हमारा निवेदन है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा श्री पीसी मोदी जी से कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State of Youth Affairs and Sports, Shri Nitish Pramanik ji, Secretary General Lok Sabha, Shri Utpal Singh ji, Secretary Youth Affairs, Madam Sujata Chaturvedi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my dear young friends. It is a great honor for me to be part of National Youth Parliament Festival 2022 here in this historic Central Hall of Parliament. I congratulate all of you for being part of this festival. I am sure that this festival must have provided you an opportunity to think and act like the lawmakers and public representatives of the country. This festival is the collective endeavor to acquaint you all about parliamentary democracy and its functioning in our country. The concept of National Youth Parliament is indeed unique in the sense that for the first time, an attempt has been made to reach out to the youth from all the districts of our country and make them an active partner in our democratic journey. The Ministry of Youth Affairs and Sports deserves our appreciation for this commendable initiative. Being young, you all carry endless possibilities, creativity, curiosity, energy, and grit to bring in positive changes in the society and polity. Friends, India has its largest ever adolescent and youth population. Thus, with such a demographic profile and dividend on our side, we are poised to conquer the world. However, with the presence of youth in active politics still remains low. The representation of youth below the age of 40 in Lok Sabha is only 12%, one of the lowest representation in the lower house according to the International Parliamentary Union. Programs such as National Youth Parliament thus becomes quintessential to inspire and motivate the youth and show them pathways through which they can engage themselves in the democratic processes and help them become able citizens of today and best parliamentarians of tomorrow. We need more educated youth to come forward to take up political responsibility of the country. Democracy is strengthened and enriched when all sections, including youth, get opportunities to participate in its decision-making processes. Friends, even if you choose not to pursue active politics, you can contribute in nation building in many other ways. Youths like you have a catalytic role to play in accelerating socio-economic transformation of the country in the coming years and help it become one of the largest economies in the world by 2030. You can play an active role to accelerate climate action also.
World over, young global leaders are joining the global dialogue on solutions and taking action to tackle climate change. Besides, the role of young people as peacemakers, mediators, and peace builders goes a long way in the prevention and resolution of conflicts, which is also well recognized. It is increasingly being acknowledged that the complex challenges of climate change, environmental degradation, extremism, terrorism, growing inequality, pandemic, etc., that the world faces today can be resolved if young people are engaged in constructive dialogue because they are the future leaders. The youth participation helps in promoting the cause of active citizenship, making the democratic process participatory and broad-based, and placing the issues of national and international importance on the political agenda of the country. The voices of youth and their inclusion in policies and programs is what will make or break our 21st century solutions. Engaging youth in such forums as the National Youth Parliament Festival in strengthening our democracy and accelerating the progress of the country, therefore, assumes utmost importance. Friends, Swami Vivekananda had immense faith in the power of youth. He believed that, I quote, "A brave, frank, clean-hearted, courageous, and aspiring youth is the only foundation on which future nation can be built." Today, as we strive to achieve the goal of Atmanirbhar Bharat, we know that a self-reliant nation is possible only if young, talented, bright, and enlightened minds are empowered and drive India to its true potential. While the government remains committed to investing in the youth, it is important that the young people to believe in themselves and know that they can individually and collectively contribute positively not only to the prosperity of their nation, but of the entire world. This assumes more significance today when the world has undergone unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic. Friends, this year we are completing this 70 years journey of our parliamentary democracy. We are also celebrating the 75th year of our independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav, which also happens to coincide with the birth anniversary of two most vibrant leaders and youth icons of our country, Shri Aurobindo and Netaji Subhash Chandra Bose. You must follow their ideals of character building and nation building through education and training. Today's youth is inquisitive, intelligent, enthusiastic, and full of innovative ideas. However, unless these attributes are tempered with character, discipline, moral strength, ethical values, and empathy, the youth cannot become the force that can bring the desired change in society. Swami Vivekananda once again said, and I quote, "My hope of the future lies in the youths of the character, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, good to themselves and the country at large." Unquote. This special occasion requires a firm commitment from all of us to take collective efforts to build India of the vision of our great philosopher thinkers, freedom fighters, and the founding fathers of our republic. For me, each one of you who's participating in the National Youth Parliament Festival and those who participated in the district as well as the state youth parliament is an achiever. I express my heartiest congratulations to winners of this festival and appreciate all the participants in this event for their enthusiasm and zeal to stand and work for the country. Our country awaits great leaders and statesmen from amongst you, the youth of the country and the future of the country. We believe in the power of young people. We know that every young person has a potential to contribute to make India a developed nation. So we hope that this festival will provide a platform for all of us to discuss just how we can do that. I hope
that your participation in this festival has been educative and productive, which will motivate you to move forward in your life with confidence and courage. I place on record my deep appreciation to the Ministry of Youth Affairs and Sports and volunteers from the National Services Scheme and Nehru Yuva Kendra Sangathan for the success of this festival. I trust these deliberations will be fruitful for future course of democratic processes in India. I wish you all the best in your future endeavors. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद रिस्पेक्टेड श्री पीसी मोदी जी। और अब हम विनम्र अनुनय करते हैं उनसे जो स्वयं यूथ आइकॉन बन गए हैं, माननीय युवा मामले एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, दिशा दिखाएं। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के आज इस समारोह के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित लोकसभा के माननीय स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री मेरे भाई निशित प्रमाणिक जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा पीसी मोदी जी, सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग श्रीमती सुजाता जी, ज्यूरी के मेंबर्स, लोकसभा में हमारे सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर और ज्यूरी की मेंबर श्रीमती अनु जय सिंह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और देश भर के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे प्रिय युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से लोकसभा के माननीय स्पीकर साहब का, आप सबकी ओर से भी और अपनी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आशीर्वाद पिछले वर्षों में भी देश के युवाओं के ऊपर बना रहा। देश भर के राज्यों से लगभग 2,44,000 युवाओं के बीच में से ये प्रतिभाशाली युवा आज आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम कहीं भी हो सकता था, लेकिन शायद उसका महत्व उतना न बढ़ता जितना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद के इस केंद्रीय कक्ष में इस समारोह को करने की जो आपने अनुमति दी है, उसने कहीं ना कहीं इसका गौरव भी और इसका मान भी और इस कार्यक्रम की ओवरऑल रूपरेखा को भी बढ़ाने का काम किया है। इन सभी युवाओं के लिए ये यादगारी क्षण भी रहेंगे, इतिहास का हिस्सा भी हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, अभी तो आपकी यहाँ से शुरुआत होगी। ये तो शुरुआत का प्लेटफॉर्म है, अभी तो लंबा रास्ता आपको चलना है। और मैं कल भी देख रहा था कि आपने शानदार यहाँ पर भाषण भी दिए, और जिस तरह से आप बोले लगता ही नहीं था कि आप लोग स्टूडेंट्स को आकर भाषण दे रहे। मैं तो कल भी कह रहा था, मुझे लगता है बहुत सारे MPs को ये लगेगा कि उनसे भी बेहतर भाषण देने वाले सेंट्रल हॉल में आकर भाषण दे गए। जब मेरा क्रिकेट में डेब्यू हुआ था तो मुझे वो दिन नहीं भूलता कि मैंने कब पहली बार किस टीम के आगे मैच खेला। पार्लियामेंट की डेब्यू स्पीच नहीं भूलती कि मैंने किस क्षण में बोले थे, कौन चेयर पर था, कैसे मुझे संरक्षण उस समय के स्पीकर महोदय ने दिया, पूरे हाउस को शांत किया कि एक युवा सांसद बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, उनको अपनी बात रखनी है।
इसी तरह से आपने भी अपना डेब्यू किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है ना आप भूलेंगे। और जो आपने यहाँ पर कहा है, आप उसको केवल कहने तक ही नहीं, उसको कर दिखाने तक भी एक नया काम करने का भी काम करने जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था जो छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेंट बोल रहे थे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर बोला। अधिकतर इनकी चर्चा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में होती है, देश भर के बुद्धिजीवी कई बार उस पर बातचीत करते हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि युवाओं ने भी उस पर चर्चा की, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है और 27% आबादी में कहूँ तो यहीं पर ही है। मैंने कुछ वर्ष पहले इस पर काम करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ग्लोबल फंड ने टीबी का ग्लोबल चैंपियन इस पे बनाया। मैं इस पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके मैचेस तक करवाता था, अलग अलग तरीके से जागरूकता का अभियान चलाता था। अपने संसदीय क्षेत्र में टीबी मुक्त करूं उसके लिए प्रयास करता हूं, HIV एड्स मुक्त हो उसके लिए प्रयास करता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर भी कुछ ऐसा सोचा जो आम आदमी की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव डालते हैं। मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव में था, तो मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे साथ सांसद यहाँ पर 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा में 3 बार थे, वो एक बहुत बड़ी बात बार बार करते थे, जापानी बुखार और गैंग वॉर की। जापान इंसेफ्लाइटिस और गैंग वॉर तो आप सब जानते हैं, वो तो हर पिक्चर में आप देखते हैं गैंग वॉर क्या होता है। अब जब वो मुख्यमंत्री बने तो जापानी बुखार भी और गैंग वॉर को ख़त्म करने का काम उन्होंने किया। तो जिसको जहां अवसर मिला उसने वो किया। हुआ कैसे? गंदगी के कारण वो होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उससे दुनिया भर में एक संदेश गया कि भारत पहले से स्वच्छ हुआ, लाखों लोगों का जीवन बचने का काम हुआ। आज से पहले जो WHO की रिपोर्ट्स आती थी, वहाँ पे गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का कारण से लेकर मलेरिया, डेंगू से लेकर बहुत सारी बीमारियों का कारण केवल बीमारी गंदगी होती थी। हम आसपास के इलाके को साफ रखते हैं तो उससे भी बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है, उसमें देखने को मिला। यही नहीं, झारखंड और हरियाणा से जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही, मैं माननीय स्पीकर महोदय को लेने गया तो उन्होंने कहा कैसा रहा चुनाव। तो मैंने कहा सर एक ख़त्म हुआ है, अभी शिमला का कॉरपोरेशन का इलेक्शन 2 महीने में आ जाएगा और उसके 6 महीने बाद गुजरात और हिमाचल के चुनाव आ जाएंगे। चुनावों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और आपकी बातचीत में भी कहीं ना कहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन जो प्रधानमंत्री जी पिच करते हैं, उसका महत्व कैसे कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो और अगले 5 साल केवल काम काम और विकास और विकास और विकास का ही काम होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपके उद्बोधन में भी देखने को मिला कि इसमें देश का हजारों करोड़ रुपया बचेगा भी, संसाधन भी बचेंगे, अधिकारी कर्मचारियों को काम करने का अवसर भी मिलेगा और जनता के टैक्स पेयर का पैसा भी सही दिशा में खर्च होगा। यहाँ तक कि जनधन योजना के बारे में आपने उल्लेख किया कि अगस्त 2014 में इसको लागू किया। मैं और आज सुबह सर मैं एक यूक्रेन से जो स्टूडेंट सुमी से जो आखिरी कुछ बैच निकल के आए, मैं उनको रिसीव करने सुबह 5:30 बजे गया। तो वापसी में मैं आप सबका वेबकास्ट पे भाषण सुन रहा था। मैं क्या आने से पहले सुनता हूँ क्या क्या, तो हाथ पे लिख के आ रहा था क्या क्या है। तो आपने जनधन के बारे में जो कहा कि बैंक खाते खोले गए, देखिए कहने के लिए खाता खुला, लेकिन 70 साल में नहीं खुला था। खुला भी और आपदा के समय जो अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, भारत में एक बटन दबा और 20.5 करोड़ 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपये की किस्त एक बार नहीं 3 महीनों तक लगातार जाती रही। 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग 3 करोड़ विधवा दिव्यांग के खातों में पैसा गया। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी वहाँ पे जाती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे सिस्टम को और अकाउंटेबल करती है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के लाभ से आपको पता चलता है। ये वेबकास्ट नहीं होता तो कल तो आप बोल चुके थे, मुझे पता ही ना चलता। आज सुबह मैं सुनता आ रहा हूँ, उसका भी एक लाभ मुझे सुनने को मिला। आज हमें माननीय स्पीकर महोदय को सुनना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ जब देखा कि कुछ विद्यार्थी नर्वस भी हो गए, तो मुझे अपना वो दिन याद आया जब मैं 25 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना।
मुझे पहली बार 25 के 50 लोग होंगे उनके बीच में भाषण देना था, सिर्फ थैंक यू करना था, और मेरी टांगें कांपे, ऐसे हाथ पैर सब काम गए मेरे, मुझे पता ही ना चले बोलना क्या है। लेकिन किसी ना किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला, तब बोला। लेकिन आपने तो मुझसे बहुत अच्छा किया जी, आपने इतने बड़े मंच पे आकर अपने आप को संभाला भी, और आपने अपनी बात भी बड़े शानदार तरीके से रखी। और एक विषय मैंने देखा जो अधिकतर युवाओं ने लिया, वो था नेशन बिल्डिंग का, पैट्रियटिज्म का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र निर्माण का। यही कहीं ना कहीं दिखाता है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट में वो लोग चुनकर आए हैं जो राष्ट्रभक्त भी हैं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका भी निभाने वाले हैं। और ये अपने आप में दिखता है, और मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप लोग आगे क्या करने वाले हो। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा, बी ए गुड डिबेटर, बी ए गुड ओरिएटर, बी ए गुड डिबेटर, बट बी ए गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने माँ बाप के एक अच्छे बालक बालिका भी बने, और माँ भारती के भी अच्छे सपूत भी बनने का आप काम करें, क्योंकि माँ भारती का कर्ज हम सबको चुकाना ही है। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। लेकिन होता क्या है, युवा अवस्था में बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। हर किसी का एक एक अपना ग्रुप बन जाता है। परेशानियां भी हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ऐसा नहीं कि हम सबकी ज़िंदगी में नहीं आती होंगी। लेकिन आपसे एक ही बात कहूँगा, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर ज़िंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है 21वीं शताब्दी का भारत का युवा, जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है, वो अपने भारत के लिए हर वो करके दिखाएगा जो कल्पना कभी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी कि 21वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु बनेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब आप जैसे युवाओं हमारा वर्तमान और भविष्य है, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती है। तो एक बार फिर माननीय स्पीकर महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर, सारे काम छोड़कर आज हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय ने आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर जोरदार करतल ध्वनि से इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हो। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मेरे ऊपर भी, हम सब के ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे, आप सबका। और यहाँ पर आए सभी प्रतियोगियों का मैं बहुत बहुत एक बार आभार प्रकट करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। नए भारत का युवा प्रगति की उड़ान लगाने को बेताब है, वो खुद को साबित करने को बेताब है। कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है, जो आसमान की ओर सर उठाकर कह रहा है कि उड़ने का वक्त आ गया है। इनके सपनों को हकीकत के पंख दिए हैं न्यू इंडिया ने। माननीय, कल ये संसद भवन मानो इन युवाओं के जागृत विचारों की मशालों से प्रज्वलित था, रोशन था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 3 विजेता आज अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं। तो माननीय, सबसे पहले 3rd पोजीशन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अमनप्रीत कौर भटिंडा पंजाब से यहाँ आएंगे। तो हम उस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमन। आज मैं अमनप्रीत राज्य पंजाब का नेतृत्व करते हुए आप सभी के समक्ष विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। महोदय, विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि देश
देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण आखिर है क्या? तो देश पृथ्वी का एक अलग भूभाग है जिसके कई प्रांत, कस्बे, गांव आदि होते हैं। देशभक्ति अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहलाता है। राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं तो वस्तुतः हम उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। मैं भी इसी को आधार मानकर अपनी बात रख रही हूं। तो आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब आम आदमी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा में आता है और समान अवसर प्राप्त करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जब स्ट्रीट वेंडर को बैंक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जाता है तो उनमें भी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना आती है। जब दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सुविधाओं का निर्माण होता है, आज़ादी के 70 वर्षों बाद जब उन्हें सांकेतिक भाषा मिलती है तो वह आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जब ट्रांसजेंडरों को कानूनी सुरक्षा व पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है तो समाज और संविधान दोनों में उनका विश्वास मजबूत होता है। राष्ट्र निर्माण का सही वास्तविक अर्थ है नागरिकों का चरित्र निर्माण व उनके व्यक्तित्व में निखार। महोदय, देश के स्वतंत्र होने के बाद न हमने कोई सपना संजोया था, ना कोई लक्ष्य तय किया और न ही राष्ट्र निर्माण की कोई नीति बनाई। बिना नीति कर हम बड़े बड़े उद्योग इत्यादि लगाने व वैज्ञानिक स्तर को बढ़ावा देने में व्यस्त हो गए। हम यह भूल गए कि कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना कि उसके नागरिकों का चरित्र। अतः नागरिकों के चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। तो नीतिगत एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा से नागरिकता का निर्माण करने में सर्वप्रथम दायित्व माँ बाप का होता है। तत्पश्चात अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और जब अध्यापक और अभिभावक साथ साथ चरित्र निर्माण करते हैं तब सही मायनों में एक बड़ा और मजबूत राष्ट्र भरकर आता है। माननीय, चरित्र वह ज्योति है जो सूर्यास्त हो जाने पर भी और सभी रोशनियां बुझ जाने पर भी अलौकिक रहती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी स्कूली और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना है और इस प्रकार भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना है। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत की 40% आबादी 18 से 35 वर्ष की आयु में है और ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित शिक्षा दी जाए ताकि वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सके और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। महोदय, भारत के नागरिक होने के कारण यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की विरासत और संस्कृति के प्रति जागरूक हों। इसीलिए युवाओं को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भाग लेना चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, एकयम बलम समाजस्य तत् अभावे से दुर्बलः तस्मात् एकयम प्रशसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिणः। अर्थात किसी भी समाज की, किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। तो जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो सदा एकता की प्रशंसा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यही एकता देश की हर संस्था के प्रयास में होनी चाहिए। आज जब अमृतकाल में देश अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर है, तो ये जो सिद्धि है, ये सिद्धि सबके साथ के साथ ही तो पूर्ण होगी। हम सबको मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा। जेम्स ब्राइस के शब्दों में, देशभक्ति केवल झंडा लहराने में नहीं बल्कि इस प्रयास में है कि देश सही भी हो और मजबूत भी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अमनप्रीत। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं दूसरी पोजीशन जिन्होंने हासिल की थी, द्वितीय स्थान, डूंगरपुर राजस्थान से सिद्धार्थ जोशी। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। सम्मानित सदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथि एवं करीब एक अर्ध शताब्दी से इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करने वाली इस ऐतिहासिक संसद के सेंट्रल हॉल में बैठे तमाम श्रोताओं को मरुभूमि राजस्थान से सिद्धार्थ जोशी का प्रणाम।
मान्यवर, जैसा कि विदित है, आज की इस प्रतियोगिता और आज के इस कार्यक्रम में मेरा विषय सीधे तौर पर राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण से अपना ताल्लुक रखता है, जिसकी संदर्भ व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए मैं आप सभी के समक्ष इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के प्रत्येक युवा के चरित्र, समर्पण और उसके मन में चल रही राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई राष्ट्र कहता है कि वो समृद्ध है, सशक्त है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही होगा कि उस राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर चलता है। महोदय, एक रूमर अक्सर इस देश में फैलाया जाता है कि सीमा पर सैनिक की भूमिका का निर्वहन करना ही राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में आता है। कोई कहता है कि बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही राष्ट्रभक्ति है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरे व्यक्तिगत मानने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई व्यक्ति वृक्ष का रोपण करता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। और तमाम खींचातानी और सांप्रदायिक मतभेद के बीच में से खड़ा होकर कोई युवा आदि राष्ट्रीय एकता का परिचय दे तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। महोदय, मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में, किसी युवा के मन में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण की भावना है तो उसके विचारों में परिवर्तन आएगा। विचारों से उसके शब्द बदलेंगे, शब्द से संकल्प और उसी संकल्प से असल मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो यह वही देश है जिसमें कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब एक अदना सा सारथी राष्ट्रभक्ति का उपदेश देता है तो धर्म की विजय होती है। यह वही देश है जिसमें मगध का एक अदना सा ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण का कोई संकल्प लेता है तो सड़क पर बैठे 5 साल के बच्चे को भारत का सम्राट बनाकर छोड़ देता है। यह वही देश है जिसमें हरियाणा का एक युवा यदि राष्ट्रभक्ति के विश्वास के साथ अपने बाजुओं को मजबूत करता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला नीरज चोपड़ा बनता है। और यह वही देश है दोस्तों, यह वही देश है जिसमें मुंबई की तलोजा जेल में 7 साल तक, तलोजा जेल की सीकचों के पीछे 7 साल तक सजा काटने वाला एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी यदि अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देता है तो वो राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी आईपीएस दिनेश एमएन बनता है। यह हमारा इतिहास है महोदय। हम कौन है? आदरणीय युवा एवं खेल मंत्रालय महोदय बैठे हुए, मैं इस देश का इतिहास 2 पंक्तियों में रखना चाहता हूं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। क्या है हमारा इतिहास? हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारुद्ध बने। राम कृष्ण ब्रह्मा महेश, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश। हम महावीर से बुद्ध बने, हम दधीची जैसे ज्ञानी थे, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने और समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी। सुनो, हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। मैं आज की इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में महोदय मैं वक्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आप अतिथि की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ लोग श्रोता की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। 121 करोड़ के हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन अपनी भूमिका को पहचान कर उसका निर्वहन करने लग जाएगा, राष्ट्र का निर्माण तो तभी हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक शिक्षक सीएल और पीएल से परे अपनी अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक चाणक्य अपने गुरुकुल की अस्मिता को रक्षित कर लेगा, जिस दिन इस राष्ट्र का प्रत्येक राजनेता पूर्णतया निष्ठा के साथ जनपद से लेकर राजपथ तक का सफर तय कर लेगा, और जिस दिन इस राष्ट्र के प्रत्येक न्यायालय की प्रत्येक खंडपीठ में बैठा प्रत्येक न्यायाधीश निष्पक्षतापूर्वक न्याय कर लेगा, उस दिन ना केवल मेरा राष्ट्र विकसित अब तो विश्व राष्ट्र की श्रेणी में अग्रसर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की भोपाल से राजेश्वरी आंजना। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ।
हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौड़ में, जी हाँ, आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। नमस्कार, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री नीतीश प्रमाणिक जी, all the present dignitaries, a very warm and hearty welcome, a very warm and hearty thank you to all of you, very warm and hearty greetings. This indeed, first of all, I would like to thank everyone. I'm really sorry my voice is bad, it's very bad. I would really like to thank the ministry, first of all, for giving such a wonderful opportunity. I'm really fortunate, all of us are really fortunate to have got such a beautiful platform. Thank you so much, first of all. A warm and hearty greeting to all of you present here in this grand celebration of youthful exuberance, passion and vivacity, the National Youth Parliament. My name is Rageshwari Anjana. I'm representing the state of Madhya Pradesh, the heart of incredible India. My topic was patriotism and nation building. A very, very popular choice it was here. So let me start. The very majory of a nation state has always been based on a shared allegiance, has always been based on devotion to the motherland, be it today or centuries ago. For how can we even envision an individual, a society, a workforce, or for that matter again an individual, without a higher goal, a higher choice, an identity, a prime existence? Let it be the Greek independence or the French independence, the independence of America, our own beloved country. The primeval force of action behind all these mammoth mass movements of mankind and many others registered in the annals of human history has always been the pulsating fire of patriotism. देश प्रेम की धधकती ज्वाल ही राष्ट्र निर्माण की ओर हमें अग्रसर करती है. First of all, let me make it very clear to the respected House. Patriotism is not the short, frenzied outburst of emotions. It is rather the steady, tranquil dedication of a lifetime. World War II can never be forgotten. 1945, Japan was shattered to pieces. The economy was crashing. It lost all its imperial possessions, international humiliation and sanctions, nuclear bombings. Yet, the patriotic devotion of the Japanese, the people, transformed it into a modern superpower. Kenya, a very small country in southern Africa, it was facing deforestation and loss in forest cover. The people came together for the land, and thus was born the renowned Green Belt movement. We all present here belong to a gamut of diversity, opinions and choices. Not talking about India, talking about this whole, not even mere, we had a group of not even mere 100 individuals. I belong to Madhya Pradesh, and I don't know Malayalam. Illa, they say, I think I'm correct. I don't know the rich traditions of northeastern states. So how can we how can we ask such so diverse populace to work together? By overlooking differences, accepting them and admiring them? Friends, patriotism is the answer. It is that adhesive, that binding factor, that covalent sigma bond. 1857, the seed of freedom struggle was sown, and soon we will be celebrating the 75th anniversary of our independence. We have come a long way. We don't have to fight now. We don't have to protest in denial. We don't have to beg for basic rights and representation. हम अपने अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं. A teacher, if he or she expands the consciousness horizon of the students, patriotism. An honest officer, patriotism. You're on the wall, you're walking and you just finished off a bag of chips, you don't throw it away. Patriotism. You're vocal for local. Patriotism. You prefer a made in India mark. Patriotism. You prefer a steel bottle instead of a plastic one. Patriotism. Friends, these are those little patriotic ones. We don't have to go to the borders, right? Definitely, they are our real heroes.
but our real heroes also reside in hospitals and schools. They are next door as Swachhata ambassadors. Youth, the powerhouse, when coupled with a patriotic mindset, does wonders. NSS is such a living example. Patriotism, friends, is not in mere words, it's not love. Patriotism is love, and love is not inactive. Love is action, so is patriotism. Patriotism is not the thumping and pumping heart of ours in Rashtragan. It is also the unnoticed hands that contribute. We can be the change. We can be the heralds of change, the beacons of light, the lambent lamps of development. Definitely, there will be challenges, unsurmountable at times. But remember that crucial juncture, the eternal words of Shri Atal Bihari Vajpayee ji. बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, हास्यरुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक भरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए एक सशक्त नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय मां भारती, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश्वरी। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी हो जय तेरी, ज्योति सी जला जला। सभी युवाओं को हर कदम विजय की शुभकामनाएं। और अब हम माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी से निवेदन करते हैं, विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इन विनर्स को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान करें। माननीय सबसे पहले प्रथम स्थान जिन्होंने हासिल किया, माननीय आपसे निवेदन है कृपया अपने कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत करें। राजेश्वरी आंजना, द्वितीय ये प्रथम स्थान हासिल किया राजेश्वरी ने, और अब बारी आती है द्वितीय स्थान की, जिसे हासिल किया है सिद्धार्थ जोशी ने, जो कि डूंगरपुर राजस्थान से है। अविस्मरणीय क्षण इन सभी के लिए। और तृतीय स्थान जिन्होंने हासिल किया है अमनप्रीत, पंजाब बठिंडा से। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को इन अविस्मरणीय
सुखद पलों को हमेशा हृदय में अंकित करने का मन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा स्पीकर जी। और अब हमारा अनुरोध है रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी आपसे कि कृपया माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अब हम निवेदन करते हैं रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा श्री पीसी मोदी जी आपसे कि कृपया माननीय राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी को मेमेंटो भेंट करें। और अब एडिशनल सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट श्री प्रसन्नजीत सिंह आपसे आग्रह है कि कृपया रिस्पेक्टेड सचिव महोदया श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी उपस्थित हैं। माननीय, अत्यंत गरिमा और सौम्यता से भरी हुई आपकी उपस्थिति इन युवाओं के लिए गौरव का विषय है। हमारी आपसे विनम्र विनती है माननीय कि कृपया इन युवाओं को अपना आशीर्वाद दें, हम सबको संबोधित करें। युवा संसद के इस समापन समारोह में आज हमारे बीच में केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा खेलकूद मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक जी, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री पीसी मोदी जी, इस विभाग की सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी और इसी जूरी के मेंबर सतपाल सिंह जी, यहाँ पर आए देश भर के युवा संसद में प्रतिभागी करने वाले मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इस संसद भवन के ऐतिहासिक कक्ष में, जहां पर हमने 14-15 अगस्त को देश की आज़ादी के बाद सत्ता का हस्तांतरण किया, ये वह ऐतिहासिक कक्ष है जहां पर संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों ने लंबी चर्चा की, संवाद किया। ऐसे कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी एक केंद्रीय कक्ष है।
और इसी केंद्रीय कक्ष में आज मेरे भारत का नया सपना, मेरे देश के नौजवान जो इस लोकतंत्र को सशक्त मजबूत कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास रख रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी वाक्पटुता से, आत्मविश्वास के साथ देश के जवानों की बात रखी, उन सभी प्रतिभागियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अपने विचारों से ये पुरस्कार प्राप्त किया। राजेश्वरी अंजना जी, सिद्धार्थ जोशी जी, सुश्री अमृत कौर, मैं तीनों प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से इस युवा संसद के अंदर 2 लाख से अधिक देश के गांव से, शहर से, अन्य अन्य प्रदेशों से जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया, उन सबको भी इस मौके पर साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनमें से कुछ प्रतिभागी यहां पर चुनकर इस केंद्रीय कक्ष में आए, उनकी ये यादें हमेशा अस्मरणीय रहेगी, यादगार रहेगी कि हमने भी जहां देश के प्रमुख नेता बैठे, वहां बैठकर अपने विचारों को व्यक्त किया, विचारों को सुना। ये आपके जीवन में हमेशा स्मरणीय रहेंगे। ये सौभाग्य है कि 2021 के अंदर भी इसी तरीके से पहली प्रतिभागी सुश्री मुदिता मिश्रा, दूसरी आयती मिश्रा और तीसरा अभिनव, तीनों ने भी पिछले 2021 के अंदर इसी केंद्रीय कक्ष में पुरस्कार प्राप्त किया था। ये पुरस्कार हम सबको नई प्रेरणा देता है, नए कार्य को करने के लिए उत्साह देता है। और ये संयोग है कि हम कहते हैं कि भारत बदलता देश है और उस बदलते देश के अंदर महिलाओं का, युवा महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे हर क्षेत्र में दिखता है। पिछले वर्ष भी 2 महिला प्रतिभागी प्रथम और तृतीय पर रही। इस बार भी इसी तरीके से पहले और तृतीय पर 2 महिला प्रतिभागी, युवा महिला प्रतिभागी रही। ये हमारे युवा महिलाओं की एक हर क्षेत्र के अंदर, आज भारत के अंदर कोई सा भी क्षेत्र देख लो, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व कर रही है। ये हमारे बदलते हुए एक भारत की तस्वीर है। क्योंकि किसी जमाने में हमारे यहाँ महिलाएं कामकाजी नहीं होती थी, महिलाओं का केवल परिवार तक कार्य होता था। लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति कुछ और कहती थी। हमारी प्राचीन संस्कृति के अंदर हम हमेशा महिलाओं को पूज्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे और उनका योगदान हमेशा, चाहे आज़ादी की लड़ाई में हो या आज़ादी के बाद,
देश के निर्माण में बहुत बड़ा रहा था। लेकिन इस 75 साल की यात्रा में जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी सशक्तता हासिल की है, इसके लिए मैं विशेष रूप से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से इस विभाग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के माध्यम से देश भर में युवा संसद का आयोजन किया गया। क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और भारत ने आजादी के बाद लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने शासन चलाया। हमारे संविधान के अंदर हमने जनता को बीच में रखा, इसलिए हमारा शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये हमारे संविधान के मूल में है। और इसी तरीके से युवा महोत्सव के द्वारा देश के नौजवानों की लोकतंत्र के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका योगदान हो, इसके लिए मैं विशेष रूप से इस विभाग के मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो युवा भी हैं, जिनमें एक काम करने का विजन भी है और किस तरीके से हम देश के नौजवानों को लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इस देश को बदलने का काम करें। साथियों, आज दुनिया के अंदर भारत सबसे तेजी से बदलता हुआ देश है और इस बदलते हुए देश के अंदर चाहे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, चाहे बदलते भारत में अर्थव्यवस्था में हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, नवाचारों के अंदर हो, आज दुनिया के अंदर अगर बदलते भारत की तस्वीर बन रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे देश के नौजवानों का है। और ये युवा शक्ति है जिन्होंने इस राष्ट्र को हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम खड़े किए हैं। आज इस बदलते महत्वपूर्ण दौर में जब हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हमारा संकल्प है कि दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक और ऊर्जावान शक्ति के माध्यम से हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु होंगे। और यही सामर्थ्य और शक्ति मुझे 7 दशकों के अंदर मेरे नौजवानों में, विचारों में लगती है कि किस तरीके से उन्होंने नवाचार कर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, हर क्षेत्र के अंदर उनका विशेष रूप से योगदान है। मैं आज मेरे नौजवानों का विचार सुन रहा था, 2 दिन से इस केंद्रीय कक्ष में उन्होंने विचार रखे, किस तरीके से भारत की बदलती हुई तस्वीर और उस तस्वीर के अंदर देश के नौजवानों का समर्पण, योगदान, हमारा दायित्व और किस तरीके से हम हमारे कर्तव्य और दायित्व को निभाते हुए नए भारत की तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही देश की जनता को आह्वान किया है कि हमने 7 दशक तक अधिकारों की बात की, क्योंकि उस समय हमें सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन करने थे। लेकिन आज अगर हमें भारत को बदलना है, उसकी नई तस्वीर बनानी है, तो हमें सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता हो। देश का नौजवान हो, बुजुर्ग हो,
हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, वह संविधान के नियत भी अपने अपने दायित्व को निभाते हुए किस तरीके से मेरा इस देश के प्रति योगदान हो सकता है, इस सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ हम चलेंगे तो दुनिया में हम आज भी बदलते हुए देशों में तेजी से हैं और बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में भारत सबसे अग्रिम पंक्ति पर होगा। और ये विचार मैं आज मेरे नौजवानों के अंदर देख रहा हूं, मुझे खुशी होती है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, अभी मैं कुछ दिन पहले कर्नाटक गया था, वहां पर एक यूनिवर्सिटी में गया था, किस तरीके से हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है कि दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं, दुनिया के हर देश के अंदर उस देश की आर्थिक सामाजिक और नेतृत्व कर रहे हैं तो भारत का नौजवान कर रहा है, और प्रोफेशनल है तो भारत का नौजवान है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर भी, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, तमाम कंपनियों के सीईओ भारत के नौजवान हैं। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, चाहे जापान ले लें, चाहे जर्मनी ले लें, चाहे अमेरिका ले लें, चाहे लंदन ले लें, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के अंदर भी भारत का यही टेक्नोलॉजी करने वाला जवान, यही प्रोफेशनल वहां पर आज अलग अलग कंपनियों, अलग अलग क्षेत्रों, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वही वहां का नौजवान, भारत का नौजवान ही नेतृत्व कर रहा है। ये हमारे भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है। इसलिए इस विशाल युवा भारत में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये विशाल युवा भारत किस तरीके से हमारे नए बदलते भारत में योगदान देगा। किसी समय बहुत चर्चा होती थी बढ़ती आबादी की, नौजवान की बेरोजगारी की, लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत का नौजवान केवल नौकरी मांगने नहीं जाता, आज भारत के नौजवान की सामर्थ्य शक्ति इतनी है कि वह नौकरी देने वाला भी बन रहा है। और इसीलिए 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप और 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न, ये हमारी ताकत है। और जिस क्षेत्र में जाता हूं, उस क्षेत्र के अंदर नए नए नौजवान जो IITian हैं, जो विदेशों के अंदर बड़ा पैसा लेकर काम करते थे, वो भारत के अंदर आकर स्टार्टअप शुरू करते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं और भारत के आर्थिक भविष्य के अंदर परिवर्तन करने में भी योगदान देते हैं। इसलिए साथियों, अब समय इस बात का भी है, क्योंकि मैं लोकसभा का स्पीकर हूं और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वह सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेह बने। यहां बनने वाले कानून जिनसे जनता का कल्याण होता है, वह कानून जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुरूप बने और देश की जनता के अंतिम पायदान में बैठे वाले व्यक्ति की भी बात इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। और इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर मर्यादाएं कम हो रही है, गरिमाएं कम हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जहां मुद्दों पर, विषयों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये संस्थाएं हैं
जो सरकार की जवाबदेही कर सकती है, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकती है। इसलिए मेरे युवा संसद में प्रतियोगी में भाग लेने वाले नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने के लिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जो चाहे संसद में आए, चाहे विधानसभा में आए, चाहे नगर पालिका में आए, पंचायत में आए, जितने भी संविधान में निहित लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जहां जनता से चुनकर लोग भेजते हैं, उन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने विचार रखे, उस तरीके से इन संस्थाओं के अंदर, सदन के अंदर समाज के अंतिम व्यक्तियों के आकांक्षाओं को रखकर सरकार की जवाबदेही करें। लेकिन धीरे धीरे सदनों के अंदर जिस तरीके से अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, गरिमा बढ़ती जा रही है, ये सदन चर्चाओं के लिए होते हैं, वाद विवाद के लिए होते हैं, कानून बनाते समय होते हैं। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, माननीय राज्यपाल के अभिभाषणों के अंदर जिस तरीके से गतिरोध हो रहा है, व्यवधान हो रहा है, ये हमारे संविधानों के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए हमारे नौजवान इस बात का निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे कि हमारे भेजे हुए जनप्रतिनिधि संसद की मर्यादाओं के अनुरूप अपना व्यवहार करें, सदनों में कानून बनाते समय व्यापक दृष्टिकोण से चर्चा करें, क्षेत्र के अभाव, आकांक्षा और अपेक्षाओं को ठीक से सदनों में रखें, चर्चा करें, ताकि एक गरिमापूर्ण चर्चा और संवाद का केंद्र ये लोकतांत्रिक संस्थाएं बननी चाहिए। और अगर लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाएं जितनी गरिमापूर्ण बनेगी, नीचे पंचायत और नगर पालिकाओं के अंदर भी उसी तरीके से गरिमा और चर्चा से, संवाद से चर्चा होगी। और इसके लिए आप जैसे नौजवान, जो 2 लाख नौजवानों ने इस युवा संसद में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया है, वो अपने विचारों को, अपने जनप्रतिनिधियों को बताएं कि हम युवा संसद के प्रतिभागी हैं, हम चाहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इन विचारों को लेकर भी हमें देश के अलग अलग हिस्सों में जाना होगा। इसलिए मैं हमारे युवा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह हर जिले के अंदर सदन की गरिमा, मर्यादा बढ़े, इसके लिए इस तरीके से युवा संसदें हो, उसमें जनप्रतिनिधि हो और जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से व्यवहार आचरण करना चाहिए, हमारे नौजवान दिशा दें, तो एक नई दिशा भारत में बनेगी। और मेरा विश्वास है जितनी ये लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होगी, उतना ही देश सशक्त होगा, मजबूत होगा और हम देश की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। मैं पुनः उन सभी युवाओं को जिन्होंने इस युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया, उनको बधाई देना चाहता हूं। जो उसमें से यहाँ चुनकर आए अलग अलग राज्यों के, उनको भी बधाई देता हूं। और विशेष रूप से जिन्होंने यहाँ अपने पुरस्कार प्राप्त किए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि उनके विचारों से देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश के नौजवान इस युवा संसद के अंदर प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपके उत्साहवर्धक प्रेरक शब्दों के लिए। ये संबोधन एक धरोहर की तरह संजो कर रखेंगे ये युवा अपने साथ हमेशा हमेशा। अब हमारा आग्रह है संयुक्त सचिव युवा मामले श्री नितेश मिश्रा से कि कृपया आभार प्रकट करें। समारोह के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी,
माननीय सभापति महोदय लोकसभा, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय, श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा राज्य मंत्री गृह मंत्रालय, श्री उत्पल कुमार सिंह, आदरणीय महासचिव लोकसभा, श्री पीसी मोदी, आदरणीय महासचिव राज्यसभा, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, आदरणीय सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, आदरणीय ज्यूरी मेंबर्स, देश के सभी हिस्सों से आए हुए हमारे युवा प्रतिभागी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधिकारी, संसद प्रशासन, पार्लियामेंट रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, संसद टीवी के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य, मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से और अपनी ओर से आप सबके प्रति अत्यंत विनम्रता के साथ आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन ने युवाओं को अनेक तरह से लाभान्वित किया है। उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे और महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मनन कर उसे एक भाषण के रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर मिला है। अपनी प्रस्तुति के दौरान वह भाषण कला और संचार कौशल में दक्ष हुए हैं। विभिन्न प्रतियोगियों को सुनने एवं गणमान्य अतिथियों और निर्णायक मंडल के विद्वान सदस्यों के सुझावों का उनको लाभ मिला है। लगभग एक पखवाड़े के भीतर आयोजित इस आयोजन में अनेक युवाओं को दूरस्थ गांव कस्बों से यात्रा कर भारतीय जनतंत्र के इस मंदिर में अपने विचारों को रखने का अवसर मिला है। विभिन्न स्तरों के विजेताओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिली है, जो उनके स्वयं के विकास और दूसरों को प्रेरित करने में सहायक होगी। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पे इन युवाओं को आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है। मैं सर्वप्रथम इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, माननीय सभापति महोदय लोकसभा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम हेतु अपना मूल्यवान समय दिया और यहां पधार कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और हम सबको प्रेरणा दी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सतत मार्गदर्शन से देश के युवा कार्यक्रमों को एक नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। श्री निशित प्रमाणिक जी, माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा राज्य मंत्री गृह मंत्रालय के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सक्रियता सदा हमारा उत्साहवर्धन करती है। श्री उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा एवं श्री पीसी मोदी, महासचिव राज्यसभा को उनके उदार सहयोग और उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से हमने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पार्लियामेंट रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी के सभी अधिकारी, खासकर एडिशनल सेक्रेटरी श्री प्रसेनजीत सिंह एवं डायरेक्टर श्रीमती अल्पना त्रिपाठी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए सभी युवा प्रतिभागियों के योगदान के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि उपस्थित सभी युवा इस आयोजन और अपने प्रवास के विषय में अपने अपने स्थानों पर बताएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। संसद परिसर के इस कार्यक्रम में आयोजन की अनुमति देने तथा विभिन्न आयोजनों के सहयोग के लिए संसद प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की कवरेज के लिए संसद टीवी, मीडिया के सभी मित्रों, पीआईबी एवं संचार माध्यमों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, NYKS एवं NSS के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सतत परिश्रम किया है। इस आयोजन की सफलता पर उन्हें बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद श्री नीतेश कुमार मिश्रा। आपका एक आवश्यक सूचना देनी है माननीय सभी युवाओं को कि लोकसभा के द्वारा डिजिटल संसद ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है।
तो आप लोग सभी अपने अपने मोबाइल पर इसे अवेल कर सकते हैं और इसमें लोकसभा की समस्त गतिविधियों की और संसद लाइव टीवी सभी कुछ हम इसमें देख सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड करें और अपने अपने कस्बे में, शहरों में जाएं तो लोगों को भी जागरूक करें कि वो भी इसे डाउनलोड करें ताकि इसे कार्रवाई को देखा जा सके, जागरूकता आ सके। इसे iOS और एंड्रॉयड दोनों पर ही पाया जा सकता है, अवेल किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, आपका हृदय से धन्यवाद। गणमान्य सम्माननीय अतिथिगण जो कि मंच पर विराजमान है, उनका हृदय से धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का सौभाग्य प्राप्त कराएं इन युवाओं को, और युवाओं से मेरा निवेदन है कि आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जाना है, तो कृपया फ़ोटो। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल। तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगड